सही मायनों में महान बनने के लिए एक WWE टैग टीम को शानदार मैच खेलने होते हैं, यादगार लड़ाइयों में उलझना होता है और आप तो जानते ही हैं कि टाइटल्स भी जीतने होते हैं। और ये सब उन्हें आमतौर पर लंबे समय तक कायम रखना होता है ताकि वो खुद ठीक से अपने पैर जमा सके और अपने नाम को और मजबूत कर सके। हालांकि कुछ ऐसी कम जानी मानी टैग टीम भी रही हैं जो कभी कभी शानदार परफॉर्म करती हैं, वो भी पूरी तरह से उसमें शामिल दो लोगों के नाम और शोहरत की बदौलत। इतने सालों में WWE ने कुछ ऐसी शानदार टैग टीम बनाकर हमें ललचाया है जिनका सिर्फ एक मैच देखकर ही हम इतने दीवाने हो गए हैं कि उस टैग टीम के और मैच देखना चाहते थे, जो कि हमें कभी देखने को नहीं मिले। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 ऐसी शानदार WWE टैग टीम्स जो केवल एक दिन के लिए थीं। शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रॉक लेसनर एंड एडी गुरेरो। ब्रॉक लेसनर और एडी गुरेरो का नाम हमेशा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा और इसका कारण है लैटिनो हीट का नो वे आउट 2004 में द नेक्स्ट बिग थिंग के खिलाफ असंभव से लगने वाला WWE टाइटल जीतना। हालांकि ब्रॉक लेसनर और एडी गुरेरो 2 साल से भी कम समय पहले रॉ के 3 जून 2002 के एपिसोड के दौरान एक ही टीम में शामिल थे। उस समय लेसनर जो एक नए लेकिन बेहतरीन खिलाड़ी थे, जो मेन रोस्टर में बिताए अपने कुछ धमाकेदार महीनों में ही फैंस और रेसलर्स की नजर में चढ़ गए थे। वहीं अनुभवी गुरेरो ब्रॉक के डेब्यू के एक हफ्ते बाद कंपनी में वापस आकर फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात में उनका मुकाबला रॉब वैन डैम और बाबा रे डडली से था। RVD ने पिछले हफ्ते के शो में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को फिर से हासिल करने के लिए एक खतरनाक लैडर मैच में गुरेरो को हराया था, जबकि लेसनर ने उसी ब्रॉडकास्ट पर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए बाबा को हराया था। अपने एक टैग मैच में ब्रॉक और एडी ने ECW आइकन्स को एक ठीक ठाक मैच में हरा दिया। ये सब एक F5 और एक फ्रॉग स्प्लैश के कारण हुआ, हाँ, और पॉल हेमन की मदद की वजह से भी। नंबर 9, द रॉक एंड जॉन सीना। WWE ने जॉन सीना और द रॉक के बीच राइवलरी को खड़ा करने के लिए 1 साल का समय लिया, लेकिन फैंस को उनके बीच होने वाले रेसलमेनिया मेन इवेंट के बारे में याद दिलाने का ख्याल उनके सर्वाइवर सीरीज 2011 में आया। पेपर व्यू से कुछ महीने पहले WWE ने अनाउंस किया कि ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज 10 मैन टैग के लिए रॉक और सीना एक ही टीम से खेलेंगे, लेकिन लगभग 1 महीने बाद उनका मन बदल गया और पीपल्स चैंप और बिग मैच जॉन को एक आम टैग मैच में ऑसम और ट्रुथ के सामने खड़ा कर दिया। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जमा क्राउड के सामने 25th एनुअल इवेंट के मेन इवेंट में ड्वेन जॉनसन ने 7.5 साल के बाद खेले गए अपने पहले मैच में किसी को निराश नहीं किया। मिज और ट्रुथ को उस समय रोस्टर पर सबसे खतरनाक हील के तौर पर दिखाए जाने के बावजूद यह साफ था कि इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े स्टार्स ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन क्या वो एक साथ रह सकते थे? खैर, द ग्रेट वन ने पहले मिज को पीपल्स एल्बो मार के एक तरफ से हटाया और फिर अपने ही पार्टनर को रॉक बॉटम दे डाला। नंबर 8, मिस्टर परफेक्ट एंड रैंडी सैवेज। रिक फ्लेयर और रेजर रेमन को अल्टीमेट मैनियक्स के खिलाफ खेलते हुए देखना 1992 सर्वाइवर सीरीज के बड़े मैचों में से एक था। ये किसी नशेड़ी की सपनों की टीम थी जिसमें रैंडी सैवेज और अल्टीमेट वॉरियर शामिल थे। बदकिस्मती से जिम हेल्विग से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये थी कि वो ग्रोथ हार्मोन ड्रग टेस्ट में फेल हो गए थे और ये सारा प्लान बर्बाद हो गया। कंपनी के उस समय एक स्टेरॉइड घोटाले में उलझने की वजह से उन्हें निकाल दिया गया, तो ऐसे फेस पेंटेड मसल हेड मुकाबले से बाहर हो गए। लेकिन माचो मैन को उनकी जगह पर एकदम सही साथी मिला। बिल्कुल, इनका नाम ही मिस्टर परफेक्ट था। आपको तो पता ही है, मैंने लगभग 30 सेकंड पहले ही तो बताया है। बेबी फेस कर्ट हेनिक के अल्टर ईगो ने नेचर बॉय का साथ छोड़ दिया और अपने पुराने क्लाइंट और बैड गाय के खिलाफ टीम बनाने के लिए रैंडी से हाथ मिला लिया। तुरंत ही एक साथ मिलकर सैवेज और परफेक्ट ने खुद को एक खतरनाक टीम के तौर पे साबित किया, अपने बुरे दुश्मनों को कड़ा जवाब दिया। ये कोई दुनिया का सबसे शानदार मैच नहीं था, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मैच जरूर था और परफेक्ट को रिंग में वापसी करते देखकर अच्छा लग रहा था। ब्रेट हार्ट के खिलाफ IC टाइटल हारने के बाद वो सैवेज के साथ सिर्फ एक दिन के लिए टीम में आए और मैच भी जीता, भले ही ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हुआ हो। नंबर 7, शॉन माइकल्स एंड द अंडरटेकर। शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर के बीच राइवलरी काफी लंबी और ऐतिहासिक रही है। आज तक के सबसे शानदार रेसलर्स में से एक। इन दोनों लेजेंड्स के बीच WWE के इतिहास के कुछ बेहतरीन मैच हुए हैं, खास तौर पर बैड ब्लड 1997 में हुए सबसे पहले हेल इन अ सेल मैच में, फिर रेसलमेनिया में लगातार कई सालों तक हुए मैच। उन्होंने कास्केट मैच भी लड़े, एक दूसरे के खिलाफ टीम भी बनाई, जिसके मिले जुले नतीजे रहे। द हार्ट ब्रेक किड और फीनम भी सिर्फ एक खास मौके पर एक ही टीम में शामिल हो गए थे, लेकिन टेलीविजन पर सिर्फ एक बार, क्योंकि माइकल्स और टेकर 90 के दशक के बीच में कुछ हाउस शोज और कुछ टीवी टेपिंग डार्क मैचेस के लिए पहले भी एक साथ जा चुके हैं। शॉन और टेकर, या चलो उन्हें द डेड सेक्सी बॉयज कहते हैं, पहली बार टीवी पर एक साथ आए JBL और व्लादिमीर कोजलोव से लड़ने के लिए। रॉ के 16 मार्च 2009 के एपिसोड की शुरुआत करते हुए द डेड सेक्सी बॉयज रेसलिंग गॉड और लंबे चौड़े और डरावने रूसी आदमी को हराने की कोशिश करते हैं।
ये जानते हुए कि वो केवल 3 हफ्ते बाद सबसे बड़े स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। शॉन ने अंत में कुछ चालें चलनी शुरू कर दी। जब टेकर एक चोक स्लैम मारने ही वाले थे, तभी उन्होंने हाथ पे मारकर खुद को टैग कर लिया और जीत चुरा ली, जिसके बाद उनका थीम म्यूजिक बजने लगा और जाते जाते उन्होंने अपने पार्टनर को सुपर किक भी मार दी। नंबर 6, ट्रिपल एच एंड सीएम पंक। पहली बार जब ट्रिपल एच और सीएम पंक एक साथ इकट्ठे हुए तो वो 2006 की सर्वाइवर सीरीज थी। उस समय द स्ट्रेट एज सुपरस्टार ECW ब्रांड पर चहीते हीरो थे और शायद वो बिग 4 पेपर व्यू पर DX और द हार्डीज के साथ टीम बनाकर खुश थे। उस दिन गेम अंदर ही अंदर गुस्से से लाल पीले हो रहे होंगे, क्योंकि पंक उस 5 लोगों की इस टीम के सबसे चहीते सदस्य बन गए थे और उनकी टीम के क्लीन स्वीप जीत हासिल करने के बाद फैंस उनका ही नाम चिल्लाते रहे। शायद इसीलिए लगभग 5 साल बाद हंटर ने नाइट ऑफ चैंपियंस 2011 के नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में बदला लेने के लिए पंक को बुरी तरह से मारा। इसके बाद इन दोनों घमंडी रेसलर्स ने कुछ समय के लिए बीती बातों को भुलाकर और एक साथ मिलकर R-Truth और द मिस को सबक सिखाने का फैसला किया, जिन्होंने उन दोनों पर नाइट ऑफ चैंपियंस के दौरान मैच के बीच में आकर हमला किया था। पंक को सेरेब्रल असासिन के साथ मिलकर वेंजेंस में एक और हार का सामना करना पड़ा, जब केविन नैश ने उनके पार्टनर को पटक कर चित कर दिया और ऑसम ट्रुथ उस समय रोस्टर के सबसे खतरनाक हील्स तो थे ही। नंबर 5, AJ स्टाइल्स एंड जॉन सीना। जहां जॉन सीना WWE के नए बड़े स्टार के तौर पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं AJ स्टाइल्स खुद को TNA के MVP के तौर पर मजबूत कर रहे थे, जो कभी 2 कंपनियों के बीच होने वाला एक ड्रीम मैच था। आखिरकार वो हकीकत बन ही गया जब 2016 में फिनोमिनल 1 ने WWE में कदम रखा और उसके बाद डॉक्टर ऑफ ठगोनोमिक्स के साथ शानदार मैचों की झड़ी लगा दी। उन्होंने राइवल्स के तौर पर दुश्मनी की एक बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई और समर स्लैम और रॉयल रंबल जैसे बड़े शो में वाकई में शानदार मैच खेले। लेकिन हो सकता है कि लोग उस एक और इकलौते मौके को भूल गए हों जब इन दोनों ने अपनी राइवलरी को भूलकर एक साथ टीम बनाई थी, टीवी के लिए सिर्फ एक बार, क्योंकि वो दोनों टीवी पर ना दिखाए जाने वाले डार्क मैच से पहले भी साथ आ चुके हैं। स्मैकडाउन के 11 जुलाई 2017 के एपिसोड के मेन इवेंट में उन्हें हराने में डालने के लिए केविन ओवेंस और रूसेफ मौजूद थे। ये उन टैग मैचों में से एक था जो आने वाले 2 सिंगल्स मैच को प्रमोट करने के लिए जाता है, जो कि इस मौके पर बैटल ग्राउंड में सीना और रूसेफ के बीच होने वाला फ्लैग मैच और स्टाइल्स और ओवेंस के बीच होने वाला US टाइटल मैच था। हील्स सफल नहीं हुए क्योंकि KO पहले एक पहले किक और उसके बाद FU का शिकार हो गए। नंबर 4, रॉब वैन डैम एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। इन्वेजन के कई महीने बाद अलायंस के कैंप में टेंशन बढ़ने लगी, क्योंकि ग्रुप लीडर और उस समय के WWE चैंपियन स्टीव ऑस्टिन की पैरानोया की समस्या सबके सामने आ गई। स्टोन कोल्ड ने तेजी से पॉपुलर हो रहे हार्डकोर चैंपियन रॉब वैन डैम के साथ झगड़े मोल लेने शुरू कर दिए, जिनका शांत अवतार ऑस्टिन के सख्त और जोशीले अवतार से बिल्कुल उलट था। स्मैकडाउन के 4 सितंबर 2001 के एपिसोड में दोनों एक सिंगल मैच में भिड़ गए, जिसमें RVD ने एक हैरान कर देने वाली जीत हासिल की और उनकी दुश्मनी तब भी साफ दिख रही थी जब उन्होंने 2 हफ्ते बाद रॉ के मेन इवेंट में WWE के क्रिस जेरिको और कर्ट एंगल का मुकाबला करने के लिए टीम बनाई। ये न केवल टेक्सास रेटल स्नेक और होल फ्लिपिंग शो की लड़ाई को अलायंस के बीच की लड़ाई के तौर पे दिखाकर आगे बढ़ाने का एक तरीका था, बल्कि 6 दिनों में होने वाले अनफॉरगिवन के 2 मैचों का प्रीव्यू करने का एक तरीका भी था। WWE टाइटल के लिए ऑस्टिन वर्सेस एंगल और क्रिस जेरिको के खिलाफ वैन डैम का हार्डकोर टाइटल डिफेंस ऑल एक्शन कॉन्टेस्ट को Y2J और ओलंपिक हीरो ने जीता। लेकिन इस एक मौके के लिए ECW के एक शानदार खिलाड़ी के साथ WWE मेन मैन को देखना निश्चित रूप से शानदार था। इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे कि बाद में लॉकर रूम में उन्होंने एक मजेदार सिगरेट पी या एडल्ट ड्रिंक का एक कैन पिया। नंबर 3, हल्क होगन एंड रिकी स्टीमबोट। अगर आप 80 के दशक के बीच से लेकर 90 के दशक की शुरुआत तक WWE में एक हील होते तो आप हल्क होगन के खिलाफ जरूर लड़ना चाहते, और अगर आप उस समय के एक बेबी फेस होते तो आप हल्कस्टर के दोस्त बनना चाहते, या सलाहकार, या टैग पार्टनर, या एक मैनेजर, या पर्सनल ड्राइवर। किस्मत से 4 चांद लगाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता आप जरूर करते। सही कहा ना मिस्टर बीफ केक। रिकी स्टीमबोट उन अच्छे लोगों में से एक थे जिन्हें समय समय पर होगन के साथ का फायदा मिला। मैं अपनी बात साफ कर दूं, हीथर क्लेम वाले अंदाज में नहीं। 2 लोगों ने 6 अलग अलग मौकों पर एक साथ टैगिंग की। हालांकि इनमें से सिर्फ एक को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, बाकी नॉन टेलीवाइज्ड इवेंट्स में खेले गए या टीवी के लिए शूट खत्म करने के बाद दर्शकों को खुश करके भेजने के लिए खेले गए। फिलाडेल्फिया केबल चैनल प्रिज्म के लिए होने वाले एक इवेंट के लिए 30 मार्च 1986 को एक साथ टीम बनाकर ड्रैगन और टेरिबल टेरी ने सभी मुश्किलों को हराते हुए 3-on-2 हैंडीकैप मैच में जॉनी वेलियंट डॉन मोरक्को और मिस्टर फ्यूजी को मात दी। स्टीमबोट ने होगन के मजबूत कंधों से एक क्रॉस बॉडी मारी, जिससे हल्क को जीतने के लिए फ्यूजी को बिग लेग मारने का मौका मिल गया। नंबर 2, द अंडरटेकर एंड द रोमन रेंस। रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस WWE के इतिहास में द अंडरटेकर को शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स पर हराने वाले सिर्फ दूसरे इंसान बन गए थे।
अफसोस की बात यह है कि बिग डॉग की जीत की वजह द फिनम का खराब प्रदर्शन थी। द लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री में सालों बाद बताया गया टेकर को उस रात रिंग में ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल थे और उस तरह खेलने की हालत में नहीं थे जिसकी उनके फैंस को उम्मीद होती है, खासकर बात जब रेसलमेनिया की हो। शुक्र है कि अगली बार जब रोमन रेंस और द अंडरटेकर एक साथ रिंग में उतरे तो ये जश्न मनाने का मौका बन गया। लगभग 2 साल से ज्यादा समय के बाद एक्सट्रीम रूल्स 2019 में द ट्राइबल चीफ और द डेडमैन ने एक नो होल्ड्स बार्ड मैच में ड्रू मैकिंटायर और शेन मैकमैन के खिलाफ टीम बनाई। सर्जरी और रिहैबिलिटेशन की बदौलत टेकर का दर्द और चोट साफ तौर पे अब पहले से काफी कम थी, जिसकी वजह से वो लंबे समय बाद इतने बेहतर हाल में दिख रहे थे और वो अपने पिछले 2 मैचों की यादों को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। रोमन को हॉल ऑफ फेमर के साथ टीम में देखना भी बहुत ही शानदार लग रहा था, वो भी एक ऐसे मैच में जो मार्क कैलेवे का आखिरी प्रॉपर मैच था। नंबर 1, जॉन सीना एंड स्टिंग। स्टिंग का WWE करियर निराशाजनक रूप से काफी हद तक फेल हो गया था। WWE सेटिंग में दी आइकन को देखने के लिए इतने सालों तक इंतजार करने के बाद फैंस को भी इससे ज्यादा कुछ याद नहीं था कि उन्हें रेसलमेनिया 31 में ट्रिपल एच को आगे बढ़ाने के लिए आसानी से हारना पड़ा और 6 महीने बाद सेथ रॉलिन्स से हारने से पहले एक खतरनाक चोट का भी सामना करना पड़ा। हालांकि ये याद रखना लायक बात है कि उनके WWE में बिताए गए समय में कुछ यादगार मौके भी रहे, जैसे कि स्टैचू रिवील जैसा बड़ा डेब्यू और नाइट ऑफ चैंपियंस 2015 में रॉ के गो होम एडिशन में उनका जॉन के साथ टैग होना। वैसे ये एक सिंगल मैच के जैसा शुरू हुआ जिसमें स्टिंग ने अपने पुराने WCW के दुश्मन द बिग शो का सामना किया, जिसके बाद इसमें रॉलिन्स ने दखल दिया और DQ हो गया। द फेस दैट रन्स द प्लेस ने तुरंत उनके ओपोनेंट्स की बराबरी कर दी और इसे एक इम्प्रॉम्प्टू टैग मैच बना दिया। और आप तो समझ ही गए होंगे कि स्टिंग को सचमुच में WWE रिंग में जीत का स्वाद चखने को मिला और उन्होंने द आर्किटेक्ट को स्कॉर्पियन डेथलॉक में जकड़कर हार मानने पर मजबूर कर दिया।